नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग कुछ अलग तरह का जो बीमारी है और जो अनुक्त व्याधि है, मतलब हमारे संहिता ग्रंथों में इसका बारे में नहीं बताया है, लेकिन हम लोग के पास पेशेंट आते हैं, कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट हमारे पास आते हैं। और वो जब कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो अगर ज्यादा सिक्रीट होता है, उसके वजह से ये कुशिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों का समूह होता है। तो आज हम लोग कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। और एलोपैथी में तो इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद में इसका इलाज है। तो आयुर्वेद में किस तरह से, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनका जड़ से इलाज आयुर्वेद में संभव है। तो आज हम लोग कुशिंग सिंड्रोम पे ही बात करेंगे। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग के स्क्रीन पे अभी कुशिंग सिंड्रोम का ही फोटो आएगा, उसको देखिए। और आप लोग भी अगर इसके बारे में कुछ जानते हैं तो जरूर आप लोग बताइए कुशिंग सिंड्रोम का क्या क्या चीजें आप लोगों ने देखा है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर ना अगर शरीर में बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल का एक्सपोजर हो जाता है शरीर में, तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाते हैं। कोई भी चीज अगर हम लोग बोलते हैं कि अति प्रवृत्ति संगोवा शरणम ग्रंथियों वा विमार्गमनम चेति स्त्रोतसम दुष्टि लक्षणम, तो उसी को अब आचार्य लोगों ने ये हार्मोन का नाम कॉर्टिसोल वगैरह नहीं रखा है। आचार्य लोग ने क्या रखा है वो मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा पहले मॉडर्न का हम देख लेते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम जो रहता है, इसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स जो रहते हैं, कॉर्टिसोल, उसका अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा ब्लड में बढ़ जाता है। अति मात्रा में कॉर्टिसोल आ जाता है। तो और वो कंटिन्यू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है, इसके वजह से कुशिंग सिंड्रोम नाम का बीमारी हो जाता है। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कोई ले रहे, मतलब कोई स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट है हमारा, जैसे किसी को अस्थमा है या किसी को सोरियासिस है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया है या फिर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस तरह से कोई बड़ी बड़ी बीमारियों में कोई स्टेरॉइड का सेवन ज्यादा कर रहा है, तो उसके शरीर में जैसे कि प्रिडनिसोलोन खा रहे या प्रिडनिसोन, ऐसे दवाइयां खा रहे जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए या अस्थमा का इलाज के लिए कोई खा रहे, तो जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट लोग रहते हैं उनमें ये बीमारी पाया जाता है। और या फिर किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने की वजह से जो एसीटीएच है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर एड्रिनल ग्लैंड का अगर ट्यूमर है उसमें भी ये बढ़ जाता है। कहीं पर भी ट्यूमर है जो कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उनको भी ये पाया जाता है। और या शरीर में जो एसीटीएच जो ये ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उनके शरीर में भी यह कुशिंग सिंड्रोम पाया जाता है।
तो अब इसमें अगर ये कुशिंग सिंड्रोम है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं वह आप लोग थोड़ा पिक्चर देखिए। इसमें न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स रहता है। आर्टेरियल में अगर देखेंगे तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड वेस्कुलर डिजीजेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे लीवर स्टियोसिस, लीवर में भी इसका इफेक्ट होता है। जो हम लोग बोलते हैं ना साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड, साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड, ये यही चीज होता है। इसी तरह से बोन्स में जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे चीजें पाई जाती हैं। और एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये अगर कोई ट्यूमर हो गया शरीर में तो वो भी एसीटीएच ज्यादा प्रोड्यूस करती है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है ट्यूमर के वजह से, उसकी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। इसी तरह से मायोपैथी होता है मसल्स में, बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं। जो लोग स्टेरॉइड डिपेंडेंट रहते हैं उनकी इम्यूनिटी पूरी डाउन हो जाती है। उसी तरह से विसरल ओबेसिटी हो जाती है, इनफर्टिलिटी होती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कार्डियक डिजीजेस होते हैं। ब्रेन में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो हम लोग आयुर्वेद वाले हमेशा, या एलोपैथी के डॉक्टर भी बोलते हैं स्टेरॉइड डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। लेकिन एलोपैथी में एक ऐसा स्टेज आता है कि स्टेरॉइड डिपेंडेंसी रखना ही पड़ता है। बड़े बड़े जो ऑटोइम्यून डिजीज है उसमें हमें स्टेरॉइड डिपेंडेंसी रखना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या कैडेवरिक सर्जरी होती है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसमें स्टेरॉइड्स देना ही पड़ता है शरीर की रक्षा करने के लिए। लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा शरीर में होते हैं। सबसे पहले तो जो ये कुशिंग सिंड्रोम रहता है, जो बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल या स्टेरॉइड की वजह से अगर शरीर में कोई भी चीज अति मात्रा में मिल रहा है जो शरीर को अनावश्यक है, तो शरीर में सारा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि राउंड फेस, रेड फेस, मून, फुल मून फेस, चांद की तरह चेहरा हो जाता है। वो चांद नहीं रहेगा लेकिन ऐसे गोल फेस हो जाएगा, ऐसा उसका चेहरा स्वेल हो जाता है। फिर सेंट्रल ओबेसिटी होती है, पेट एकदम तोंद निकल जाता है। फिर फैट के बीच में मतलब शोल्डर के पीछे ना बफेलो लंप हम्प हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भैंस जो होती है बफेलो, उसके वो कैसे हम्प होता है पीछे गर्दन के पास, वैसे ही यहाँ पर भी ये पेशेंट लोगों को हम्प हो जाता है। फिर थकावट बहुत ज्यादा होती है, फटीग होता है, हेडेक होता है बहुत ज्यादा प्यास लगती है, यूरिनेशन होता है, बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, स्लो ग्रोथ रेट हो जाता है बच्चों में। बच्चों को भी ब्रोंकियल अस्थमा होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर मस्कुलोस्केलेटल देखेंगे तो ट्रेमर्स होते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे कंपन बहुत ज्यादा होता है, पूरा शरीर में बैकएक बहुत ज्यादा होता है, मसल्स में वीकनेस होता है, बोन्स में पेन होता है, टेंडरनेस होता है, रिब्स और स्पाइन फ्रैक्चर्स होते हैं, और हाथ पैर सूख जाते हैं, थिन हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल वीकनेस होता है। हाथ पैर सूख जाएंगे लेकिन पेट जो है वो ओबेसिटी हो जाएगा। इसी तरह से स्किन में बहुत सारा चेहरे पे एक्ने आ जाएगा। फिर उसके बाद में पूरे शरीर में वाइड पिंक राइड रेड स्टाइल ऐसा रहता है, मतलब ऐसे रैशेस टाइप बहुत ज्यादा आ जाते हैं। फिर उसके बाद में स्किन बहुत पतला हो जाता है, वो जल्दी से वहां पे चोट लग जाती है स्किन में। अगर थोड़ा भी रगड़ हो गया ना, दरवाजे के पास भी अगर थोड़ा सा ऐसे हो गया तो जल्दी से वहां पे जख्म हो जाएगा स्किन में। इसी तरह से साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं कुशिंग सिंड्रोम में, जैसे कि डिप्रेशन जल्दी आता है, एंग्जाइटी जल्दी आती है, और बिहेवियरल चेंजेस ज्यादा आते हैं, जल्दी आते हैं। उसी तरह से पूरे शरीर में बाल बहुत ज्यादा आते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, जैसे चेहरे पे, नेक पे, एब्डोमेन में, थाइज में। और लेडीज में अगर देखें, फीमेल पेशेंट्स में देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाता है या बंद हो जाता है। और लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब उनको सेक्सुअल कोई भी डिजायर नहीं होता है, इम्पोटेंसी बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, ऐसा प्रॉब्लम रहता है। कुशिंग सिंड्रोम में अगर हम लोग और देखेंगे तो बीपी बढ़ा हुआ है, बफेलो हम्प रहते हैं, मतलब जो गर्दन होता है ना उसके पीछे के साइड में बहुत ज्यादा ऐसे उठा हुआ रहता है। और जो स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं पेट में वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट के एरिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा बेकार दिखता है, ये ऐसा कंडीशन हो जाता है। और अगर हम लोग देखेंगे तो ब्लड शुगर लेवल भी बहुत हाई रहता है, डब्ल्यूबीसी हाई रहता है, पोटेशियम लेवल लो रहता है, और सीरम कोर्टिसोल लेवल जो रहता है 8 बजे और 4 बजे, 8 AM और 4 PM में तो वो बढ़ा हुआ रहता है। और सलाइवरी कोर्टिसोल लेवल देखा जाता है, मतलब सलाइवा में देखा जाता है।
फिर उसके बाद में डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है, उससे हमें पता चलता है। तो उससे हमें पता चलता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, डीएसटी बोलते हैं। उससे हमें ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जो एड्रिनल ग्लैंड जो रहता है उसका फंक्शन कैसा हो रहा है, और कॉर्टिसोल लेवल का चेंजेस जो है उससे हमें पता चलता है कि जब डेक्सामेथासोन दे रहे हैं तो उससे कॉर्टिसोल लेवल का क्या हो रहा है, और उससे हमें एकदम कंफर्मेटरी टेस्ट पता चलता है कि कुशिंग सिंड्रोम है। फिर 24 आवर्स का यूरिन लेते हैं, उससे कॉर्टिसोल और क्रिएटिनिन चेक करते हैं। एसीटीएच लेवल देखते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन का टेस्ट करते हैं। तो इससे हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि कुशिंग सिंड्रोम है। फिर एब्डोमिनल सीटी कराते हैं। फिर उसके बाद में पिट्यूटरी का एमआरआई कराते हैं, बोन डेंसिटी टेस्ट करते हैं। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल देखते हैं। एसीटीएच का टेस्ट करते हैं। तो अगर हम लोग एसीटीएच के बारे में थोड़ा जान ले, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये ज्यादातर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट होता है। ये हमारे शरीर में कॉर्टिसोल को ये रेगुलेट करता है। ठीक है। जो एड्रिनल ग्लैंड जो रहता है किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड, उसको एसीटीएच कंट्रोल करता है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच। वह क्या करता है कि जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है वहां से जो कॉर्टिसोल का सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करता है। अगर ये एसीटीएच लेवल जो है इम्बैलेंस है ना, एसीटीएच लेवल जो है वो इम्बैलेंस है, तो वो कॉर्टिसोल को भी ज्यादा सिक्रीट कर आएगा, है ना। तो उसकी वजह से ये कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। कॉर्टिसोल ही मेन यहाँ पे विलन है जो कुशिंग सिंड्रोम कर रहा है, कॉर्टिसोल। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी के साइंस के हिसाब से, तो जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, स्टेरॉइड का डिपेंडेंसी है, तो उसका डोज कम करना पड़ता है। तो कुशिंग सिंड्रोम के कुछ कुछ सिम्टम में फायदा होता है। अगर ट्यूमर की वजह से एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो उसको ट्यूमर को सर्जरी करके निकाल देते हैं या रेडिएशन करते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर है तो उसको चेंज कर देते हैं, मतलब रेडिएशन देते हैं। या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं सर्जरी के बाद। तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा क्या है कि अगर ट्यूमर अगर निकाल दिया, तो ट्यूमर निकालने से जो एसीटीएच शरीर में कहीं पर भी ट्यूमर अगर होता है, गांठ होती है, तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेट करता है। लेकिन वो अगर हमने ट्यूमर ही हटा दिया, वो ग्रंथि हटा दिया, तो वो फिर नहीं होता है। लेकिन अगर ट्यूमर फिर से आ गया तो ये फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके वजह से, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो डायबिटीज होता है। इसी तरह से पिट्यूटरी ट्यूमर का एनलार्जमेंट हो सकता है। इसी तरह से फ्रैक्चर हो सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। हाई बीपी हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकते हैं, सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग इसको कैसे देखेंगे, मैं आयुर्वेद के हिसाब से बताऊंगा। मैं पहले थोड़ा आप लोगों से भी बात करना चाहूंगा। डॉक्टर आदित्य सर, इस टॉपिक पे आप थोड़ा कुछ बताएंगे सर? कुशिंग सिंड्रोम के बारे में आप क्या जानते हैं? जो भी जानते हैं कृपया सर बता दीजिए। सर मैंने जो पेशेंट्स देखे, हम जैसे ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट करते हैं जब, तो वो नेचुरल फिनोमिना मिलता है। उसके कारण हमें डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड्स की डोज हमें लिमिट करनी पड़ती है। उसके हिसाब से प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। जी तो जैसे आपने सारे सिम्टम्स बताए, वो सिम्टम्स ना हो सर, पेशेंट में। मैं तो समझ गया, आप एबीसीडी से बताइए सबको। मैं तो समझ गया आपकी बात, डेक्सामेथासोन मैं समझ गया, आप एबीसीडी से बताइए कि कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। जी। सर कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं बाहर से, तो अंदर की स्टेरॉइड एक्सेस जो रहती है वो जी खराब हो जाती है। स्टेरॉइड बनता है पित्त के स्थान में, तो जी अंदर की स्टेरॉइड एक्सेस खराब हो जाती है। उसके कारण अस्थि क्षय होने लगता है। जी सूक्ष्म अस्थि क्षय होने लगता है। उसके कारण जो सिम्टम्स आते हैं, देखने को मिलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, खाना पचता नहीं, अग्नि मांद्य हो जाती है, और उन्माद आ जाता है, और पागलपन भी
इरिटेशन भी रहता है, उन्माद भी रहता है, दोनों चीजें रहती है। मतलब वातज भी रहता है, कफज भी, उन्माद भी रहता है। तो हम लोग इसमें जो करते हैं वो कैल्शियम, विटामिन डी, स्ट्रेंथ बियरिंग एक्सरसाइजेस, रिमूव द कॉज, और फॉलो अप अगर रिक्वायर्ड तो हम हार्मोन सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट तो ये रहता है। जी। और किसी को इस टॉपिक पे कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं आयुर्वेद व्यू अभी आप लोगों को बताऊंगा। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं जब बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत इजीली सब समझ आ जाएगा। ये जो बीमारी रहती है कुशिंग सिंड्रोम, ये तो हमें दिख रहा है कि कोई बीमारी है, लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ग्रहणी दृष्टि से शुरुआत होती है। तो पहले पेशेंट को या तो ज्वर हो चुका होता है, या कफज ग्रहणी हो सकती है, पित्तज ग्रहणी हो सकती है। ग्रहणी की दृष्टि रहती है, अग्निमांद्यता रहती है, आम बहुत ज्यादा रहता है। और जितने अपने स्त्रोतस है, खासकर रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, उसमें अवरोधात्मक सब प्राप्ति रहती है। अब आप लोग एक एक चीज देखिए तो आप लोगों को समझ आएगा। अब यहाँ पे वेट गेन हो रहा है। वेट गेन हो रहा है मतलब मेदो व स्त्रोतस की दृष्टि है। अगर स्लो हीलिंग ऑफ कट्स है तो यहाँ पर रक्त व स्त्रोतस की दृष्टि है। फटीक है तो रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस। सर दर्द हो रहा है तो शिरशूल का लक्षण आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अपान की दृष्टि है, या फिर पित्त बढ़ा हुआ है या वात बढ़ा हुआ है। उसी तरह से बफेलो हम्प है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मांसव और मेदोव स्त्रोतस की दृष्टि है। मसल्स वीकनेस है तो मांसव स्त्रोतस की दृष्टि है। स्किन में थिनिंग, फ्रेजिलिटी हो रहा है तो इसकी वजह से वातज, कुष्ठ रोग की तरफ वो जा रहा है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है तो मज्जा धरा कला की दृष्टि है, क्योंकि पित्त धरा कला की दृष्टि है। बोन्स में जा रहा है तो कहीं ना कहीं अस्थि व स्त्रोतस में स्त्रोतोरोध है, इसलिए ऐसे हो रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है तो शुक्र व स्त्रोतस। एक एक स्त्रोतस से हमें समझ आ रहा है, और मूल कारण ग्रहणी है। अग्नि मंदता है, आम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और इसमें कफ बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हुआ है, क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ा है, और अभिसंधि पदार्थों का सेवन ज्यादा हुआ है। हाँ, एलोपैथी बोलता है कि स्टेरॉइड का ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है, लेकिन स्टेरॉइड खाने की वजह से क्या हो रहा है, तो अग्निमंद हो रहा है, धात्वग्नि मंद हो रहा है, भूताग्नि मंद हो रहा है। तो हम लोग को चिकित्सा में क्या करना है कि कफहर चिकित्सा करनी है, अग्नि को बढ़ाना है। यहाँ पे हमें क्लेद को सुखाने वाली दवाइयां देनी है, क्लेद निकालने वाली दवाइयां देनी है। अब जो अनभिसंधि दवाइयां हैं वो देने, अनभिसंधि ड्रग्स देने। उसी तरह से शोथ को दूर करना है, स्थूलता को दूर करना है, तक्र का प्रयोग करना है। और कभी कभी हमें ऐसे सिम्टम दिखते हैं, जैसे हम स्नेह का अतिपान कर लेते हैं, स्नेह का अतियोग हो जाता है, तो शरीर में कैसे सिम्टम्स होते हैं, सारा स्त्रोत्र होता है, अग्निबंध होता है। इसी तरह से स्नेह अतियोग के सारे सिम्टम्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम चिकित्सा अपना मेथड से करते हैं। इसमें सबसे अच्छा चिकित्सा है कि पंचकर्म सारा करा दें। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, इससे शुरू करा दें। स्टेरॉइड डिपेंडेंसी है तो उसको एकदम नहीं बंद करना है, नहीं तो विड्रॉल सिम्टम्स होगा, शरीर को ज्यादा नुकसान होगा। हमको धीरे धीरे टेपरिंग डोज में उस स्टेरॉइड्स को बंद करना है। ठीक है। हेतु तो वही है कि स्टेरॉइड्स, या फिर जो ट्यूमर्स है, जो एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सिक्रीट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से या ट्यूमर से जो निकलता है, तो हम ग्रंथि की चिकित्सा करें या फिर हम लोग नस से दें, जिससे एसीटीएच बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा आयुर्वेद का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे दवाइयां देते हैं। जैसे कि हम लोग, जैसे ग्रहणी दृष्टि है या ज्वर का इतिहास है, या कुछ ऐसा इतिहास है कि मतलब पहले पूर्व वृत्त में कुछ ऐसे व्याधियां हो चुकी हैं, जैसे राजयक्ष्मा शोष हुआ है और उसके वजह से ग्रहणी दृष्टि हुई है, और उसके वजह से सारा चीज हुआ है। अब ये निकालना पड़ेगा कि स्टेरॉइड दिया क्यों गया। स्टेरॉइड देने का कारण हो सकता है कि श्वास व्याधि था उसको, या फिर उसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस आमवात जन्य था, या फिर उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था। मतलब जो बीमारी था उसको पकड़ के हमें वो चलना है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसमें हम लोग चिकित्सा करते हैं तो ऐसे तो एक चिकित्सा तो नहीं है प्रोटोकॉल। इसमें हम लोग अग्नि को पहले बढ़ाएंगे और लंघन पाचन, दीपन पाचन, अनुलोमन करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या देंगे कि लंघन करा दिया, क्योंकि आम बहुत ज्यादा है, तो इसमें हम लोग षडंग पानी देंगे। इसी तरह से कुछ कुछ दवाइयां हमारे आचार्य लोग देते हैं, हमारे सर लोग देते हैं, वो मैं कुछ बताता हूँ। एक ये एक गाइडलाइन है, लेकिन यही दवाइयां काम करेगी नहीं ऐसे नहीं। पुरुषम पुरुषम विक्षम वा। हर पेशेंट अलग होता है, उसका हेतु अलग होता है, संप्राप्ति अलग हुआ हुआ रहता है। और हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम लेके आ रहा है, तो हर व्याधि, हर पेशेंट अलग होता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि कुशिंग सिंड्रोम का ये इलाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ एक गाइडलाइन मैं बस दे रहा हूँ।
जैसे कि वर्णादि कषायम दे सकते हैं, अर्ध विल्वम कषायम, पथ्या पुनर्नवादि कषायम, आरगवदादि कषायम, दीपन पाचन और शोथग्न, ऐसी दवाएं हैं। आरगवदादि कषायम में वो शोथग्न है, कफग्न है। पथ्या पुनर्नवादि कषायम है, वो शोथ को दूर करता है। बिल्व कषायम जो है वह क्या करता है, वात और कफ संप्राप्ति को भंग करता है। वरुण आदि कषायम है, वो मूत्रल है, क्लेद को निकालता है और स्त्रोतरोध को दूर करता है। षडंग पानीय जो है वो आम का पचन करता है। निशा कटकादि कषायम, असनादि पानीयम, वत्सकादि कषायम, ये सब दीपन पाचन के हिसाब से दिया गया है। इसी तरह से हम लोग इसमें गुगुल पंचपल चूर्णम, नवायस चूर्णम, अगर पांडु के लक्षण आ रहे हैं तो हम लोग नवायस लौ, ताप्यादि लौ देंगे, दाढ़ी मादी घृत देंगे, पांडु की चिकित्सा करेंगे। जो व्याधि हमें दिख रहा है जहां पर अनुलोमन करना है, त्रिफला चूर्ण देंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे निशोत्तर चूर्ण देंगे, त्रिवितले हम देंगे। और क्लेद को निकालना है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई है कुशिंग सिंड्रोम की वजह से, तो चंद्रप्रभावटी, फिर पुनर्नवा गुगुल, फिर उसके बाद में अगर शोथ है और पांडु भी है तो पुनर्नवा मंडूर, मंडूर वटकम। फिर अगर वेट बहुत ज्यादा बड़ा है तो नवक गुगुल, मेदोहर गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिउष्णादि लौ, ऐसे द्रव्य देंगे। उसी तरह से इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब जाते जाते हैं, जैसे शुक्रवार स्त्रोतस की दृष्टि है, लॉस ऑफ लिबिडो है तो पुष्प धनवा रस, फिर उसके बाद में शुक्र वल्लभ रस, शुक्र मातृकावटी, सिद्ध मकर ध्वज, वंग भस्म, या वृक्ष योग जिसमें अश्वगंधा, शतावरी, कपिकच्छु, मुसली, शुंठी, ऐसे द्रव्य हैं। तो वृक्ष दवाइयां देंगे। जहां पे रुक्षता बहुत ज्यादा बड़ी है तो हम अभ्यंतर स्नेहपान करेंगे, बस्ती देंगे, नस्य देंगे, ऐसे हम लोग जाएंगे। अगर डिप्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा है तो मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागर रस, फिर ब्राह्मी वटी, स्वर्ण सारस्वतारिष्ट, शिरोधारा, जो मन को ठीक करे वैसे द्रव्य देंगे। स्किन में कुछ ऐसे बहुत ज्यादा फ्रेजिलिटी है, थिनिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे अभ्यंग कराएंगे, चंदन वाला लाक्षादी तेल या शीर वाला तेल, जो भी तेल जो है वात का शमन करे वो देंगे। एक्सेसिव हेयर बहुत ज्यादा बड़ा है, हिर्सुटिज्म है, तो हम लोग लोम शातन योग का प्रयोग करेंगे। मसल वीकनेस है तो शालिषष्टिक पिंड स्वेद देंगे। जैसा व्याधि, हेडेक है तो वातज कफज पित्तज, कौन सा है, वातज रहेगा तो नस्य स्नेहिक और शमन नस्य, बृहण नस्य देंगे। पित्तज रहेगा तो पित्त शामक, जैसे कि हम लोग पेट में स्वर्ण सूर्यकर, शिरशूलादि वज्र रस, पथ्यादि क्वात, गोदंती भस्म देंगे। जैसा जो चीज है, अगर डायबिटीज का है तो मधुमेह की चिकित्सा करेंगे। इसी तरह से हम लोग और कुछ कुछ दवाइयां देते हैं रसायन के रूप में, जैसे दशमूल हरित की अवले, कल्याणक गुड़म, और कौटजादि शिला जतु देते हैं, शिलाजित बहुत अच्छा काम करता है। फिर गुगुल तिक्ता घृतम, वरणादि घृतम, षटपल घृतम। उसी तरह से लोहासवम, पुनर्नवासवम, उशिरासवम, परपटकासवम। उसी तरह से अयस्कृति, तक्र कल्पना इसलिए देना है कि, या तक्रारिष्ट ऐसे देना है कि दीपन पाचन और ग्रहणी अच्छा हो। परपटी कल्प भी दे सकते हैं, व्योषादि तक्रम ऐसे दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कुशिंग सिंड्रोम करके पेशेंट आपके पास आए तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये क्या हो गया, कॉर्टिसोल का क्या है, बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल का सिक्रीशन हो रहा है तो हम क्या देंगे। आयुर्वेद ऐसा बोलते हैं कि दोष दूष्य वही रहेंगे, वात पित्त कफ वही रहेंगे, धातु वही रहेंगी, अग्निमंद है वहां पे। तो हमें चिकित्सा शोधन शमन, और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसी से हम करते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन से शुरू करते हैं। जो जो स्त्रोतस के जो जो चीजें दिख रही हैं उसको हम चिकित्सा करते हैं, पेशेंट ठीक होते जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? कुछ बोलिए। तनिका मैम, आपने पेशेंट देखे हैं? आदित्य सर, आपने कुछ पेशेंट देखे हैं? आप गुड बता इवनिंग सर, सकते हैं? प्रणाम सर। सर मैंने पेशेंट तो नहीं देखे हैं इसके, बस थोड़ा सा वही पढ़ा था। तो इनमें मेन सर वो वाटर रिटेंशन बड़ी ज्यादा हो जाती है, स्वेलिंग जो शो था बोल रहे हो ना सर, वो सामने दिखता है कि ये जो पेशेंट होते हैं इनमें काफी ज्यादा मतलब अलग से ही वो दिख रहा होता है कि ये शोथ है, मतलब इनमें स्वेलिंग बहुत ज्यादा, वाटर रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन इनमें बहुत ज्यादा होती है। तो इनमें वही सर गोक्षुरादि गुगुल और पुनर्नवा वरुणादि कषाय सर ये अच्छा काम करता है सर। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी अ, सर। चूना, बबूल, पिंड तेल, अंडे तेल, ये यूज किया है मैंने इसमें। अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। प्रणाम सर। जी। ये एक पेशेंट है सर, जस्ट इसी का, और सारे सिम्टम्स जैसे आपने डिफाइन किए सर वैसे जी। ही है। काफी लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे थे, उनको
यूरिन का प्रॉब्लम था और यूरिन नहीं होता था, ग्रहणी भी था और मानस भी था और कहीं शुक्र का भी था उनको, वेगा अवरोध भी था। और सर बाद में उनको धीरे 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 शुगर भी हो गया और शोथ भी होने लगा दोनों पैरों में, और रेडनेस आ गया, इचिंग आने लगा, रुक्षता बढ़ने लगी जी और बीपी भी हाई होने लगा, 180 190 ऐसे 110 100 ऐसे चलने लगा। जी और सर ये कॉर्टिकल में भी उनको है, जो पोस्टीरियर साइड में उनको, और स्टोन भी था और यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, क्लियरली जाता नहीं था, जितना इनटेक करते थे वैसे पानी जाता नहीं था, जी वेट भी गेन होने लगा था, शुगर भी बढ़ने लगा था सर। तो जी इतने सारे सिम्टम जस्ट जैसे आप बताए सर, सेम ऐसे ही, और बहुत क्रिटिकल था और बहुत मुश्किल जा रहा था। क्रिएटिनिन भी बाद में बढ़ने लगा इनका, और एचबी भी थोड़ा सा कम होने लगा, इनका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ने लगा, कोलेस्ट्रॉल भी, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर इनको एक एक करके धीरे धीरे उनको ग्रहणी से शुरू किए, और पहले उनको विरेचन कराए त्रिवित लेहम से, विरेचन के बाद फिर स्नेहन स्वेदन करा के सीड बाथ दे करके, और थोड़ा सा रुक्ष स्वेद भी दिए उनको, लेपन भी किए, और फिर उससे हमें लगा कि सेलुलाइटिस है, बट सारा डायग्नोस करने के बाद पता चला कि इनके किडनी में ही प्रॉब्लम है। और ये हेतु था कि उन्होंने 10-11 साल से कैप्सूल लेते थे, तब उनको यूरिन फ्लो होता था, और उनको उसमें भी प्रोस्टेट में भी प्रॉब्लम था, प्रोस्टेटोमेगली भी था। तो जी ये सब करते करते सर अभी 165 95 ऐसे बीपी है, शुगर भी लगभग 130 और 175, अंडर 200 या 215 ऐसे आ रहा है। बीपी है, शुगर भी लगभग 130 और सर इसमें इनको अभी क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आ गया है और यूरिन अच्छा फ्लो जा रहा है, शुगर भी काफी कंट्रोल है इनका, और ये शोथ भी कम हो गया है सर। पंचकर्म के माध्यम से नस इनको कंटिन्यू दिया मैंने, जी कंटिन्यू दोनों टाइम नस दिए। यहाँ आके बाहर 200 किलोमीटर दूर से आते थे तो यहीं भर्ती रखते थे, तो दोनों टाइम इनको 10-10 15-15 ml नस से दिया, शिरोधारा की है, और बीपी वगैरह भी काफी ठीक आ गया, मस्ती चलाई तो स्टोन भी रिमूव हो गया। बट वो जो आपको एक भेजी हूँ मैं सर, इनका रिपोर्ट काफी पहले डिस्कस के लिए, वो आगे और चलाना है। अभी तो मैं मेडिसिन वगैरह 1 महीने का दे के भेजी थी, अभी जस्ट आएंगे एक आध हफ्ते बाद। तो सर इतना सारा रिकवरी मिला हमारे पंचकर्म के माध्यम से, और पुनर्नवा और स्वर्णमाक्षिक, साथ में थोड़ा सा मकर ध्वज, वर्णादि कषायम, और घृतम में थोड़ा सा दाड़िमादि घृतम, और साथ में कभी कभी पंचतिक्त घृतम, ये सारी चीजें चला करके फिर विरेचन साथ में त्रिवितलियम का कंटिन्यूअसली चलता था, शिवा गुटिका। और आपका सर सबसे अच्छा प्रयोग आपका वो था बसंत कुसुमाकर का, वो सुबह प्रातः खाली पेट मलाई से देने का, साथ में योग भी बना के देती थी इनको। और उसमें स्वर्णभंग और वंग भस्म, त्रिवंग भस्म का भी प्रयोग करती थी। इसमें साथ में शीत प्रभा भी देती थी। तो इससे गोक्षुरादि, पुनर्नवादि, ये सब जो हमारे कंटेन है, इनको कंटिन्यूअसली चेंज कर करके देते थे। यूरिन कंप्लीटली आ गया और वो मेडिसिन बंद हो गया उनका, धीरे धीरे विड्रॉल किए। शुगर का भी मेडिसिन साथ में थोड़ा चल रहा है, बीपी का सर्पगंधादि गुलिका, मानस मित्र गुलिका बीच बीच में चल रहा है, विरेचन भी चल रहा है, और अभी ठीक है सर, अभी काफी ठीक है जी। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और आदित्य सर कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? सर ये जैसे व्योशादी तक्र बनाने के लिए हमें शीर में ही व्योशादी गण डाल के उसका नहीं, दधी और तक्र तक्र पहले बना। तक्र बनाइए, छाछ बनाइए, उसमें आपको त्रिकटु डालना है, शुंठ मरीच पिपली डालना है, वो होता है व्योशादी तक्र। जी सर, जी कुछ सर, मतलब जी सर, त्रिकटु, और तक्र मतलब तक्र छाछ। जी सर। दही एक बार और 8 गुना पानी मिक्स करके वो भी बना सकते हैं, या मंथनी से पूरा अच्छे से मथ के फिर वो तक्कर बना सकते हैं। ये खासकर क्यों दिया जा रहा है पंचकोल या त्रिकटु डाल के, कि ग्रहणी को ठीक करना है, इसलिए। जितना भी थैंक यू इसमें सर। सारा सिम्टम है वो या तो पांडु हो सकता है, शोथ हो सकता है, ग्रहणी दृष्टि हो सकती है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर है तो मानस रोग हो सकता है। मेन कारण तो ग्रहणी ही रहता है। तो हमें ग्रहणी को ठीक करना है, शोधन करना है, शमन करना है,
एक एक चीज सॉल्व होते जाता है, नस से देना है तो हो जाता है। जी, और बताइए आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो। देखिए क्या है ना कि एक हाथी था, तो बहुत सारे अंधे लोग थे। तो एक अंधा बोलता है कि हाथी की पूंछ ऐसी है, एक बोलता है पूंछ को देख के बोलता है कि हाथी ऐसा है, एक बोलता है कि एक पैर देख के बोलता है कि हाथी ऐसा है, एक सूंड देख के बोलता है कि हाथी ऐसा है। सब लोग सही है, कोई गलत नहीं है। उसी तरह से जो एलोपैथी साइंस है वो अपने चश्मे से इस बीमारी को देखता है। यहाँ पे कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से ये हो रहा है। और एसीटीएच के जो रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल को, वो भी इम्बेलेंस हो रहा है, वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे कॉर्टिसोल को, इसलिए कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्टेरॉइड की वजह से भी कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये एलोपैथी साइंस मानता है, इसलिए ये सारे सिस्टम को इम्बेलेंस कर रहा है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि यहाँ पे ग्रहणी की दृष्टि है, आम बहुत ज्यादा बड़ा है, स्त्रोतोरोध है, और सारे स्त्रोतों में वो फैल गया है आम। धात्वग्नि मंद भी, धात्वग्नि लेवल तक भी आम है, भूताग्नि लेवल तक भी आम है, छोटे छोटे सूक्ष्म अग्नियां भी विकृत हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अग्नि को अच्छा करते हैं, क्योंकि अग्नि ही मेन है, आयुर्वेद का बेस है। हम अग्नि को अच्छा करते हैं, ग्रहणी कला को अच्छा करते हैं, और एक एक स्त्रोतस की जो जो दवाइयां हैं उसको देते जाते हैं। स्त्रोतस खुल जाते हैं, केदार कुल्य न्याय या खले कपुत न्याय या क्षीर दधी न्याय से उनका पोषण होने लगता है, तो सारा चीज बैलेंस हो जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल है। तो हम लोग भी वही चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण अलग है। तो चश्मा, अगर काला चश्मा पहनेंगे तो दुनिया अलग दिखेगी, ब्लू देखेंगे तो अलग, पीला देखेंगे तो अलग दुनिया दिखेगी। वैसे चश्मा बदलना है, तो आयुर्वेद के चश्मे से इसको देखें तो सब चीज समझ आता है। इसलिए शोधन करना है और शमन देना है, और रसायन बृहण ये सब देते जाना है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर सूरज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? आप लोग को क्या समझ आया, कुछ हाँ बोलिए। जी सर, हाँ सर, मैं मतलब एक ये पूछना चाह रहा था कि स्टेरॉयड अभी यूज करते हैं तो मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, मतलब अस्थमा जैसे डिसीज में भी स्टेरॉयड यूज करते हैं ना। जी। तो मतलब हमें मतलब पूर्व कौन सा डिसीज हुआ है और कौन से डिसीज में उसका अनुमान लगा के मुख्य व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब उपद्रव के साथ जो लक्षण आ रहे हैं उसकी क्या। बराबर। फिर व्याधि मतलब कौन सा है, मूल कारण, मूल व्याधि कौन सा है, स्वतंत्र व्याधि कौन सा है, और उसके वजह से स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है, तो हम वो व्याधि की चिकित्सा करेंगे, स्टेरॉइड डिपेंडेंसी हटाएंगे। अपने आप वो व्याधि ठीक होते जाएगा, स्टेरॉइड डिपेंडेंसी हट जाएगा, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। जो भी व्याधि हुआ है उसका परिणाम ग्रहणी पे पड़ा है। तो जैसे आम बात हुआ है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसकी वजह से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो हम आम बात की चिकित्सा करेंगे, स्टेरॉइड हटाते जाएंगे, अपनी दवाइयों से ठीक करते जाएंगे। ऐसे जो व्याधि है उसकी चिकित्सा करते जाना है। धन्यवाद सर। जी। तो हमारा आयुर्वेद कितना अच्छा है कि हम इसको परमानेंट ही कर सकते हैं। एलोपैथी में नहीं है इलाज इसका, कोई इलाज नहीं है इसका। और किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। सर इसमें ये है कि जैसे हमें वमन विरेचन कराना है ऐसे पेशेंट को, तो एज फैक्टर देखते हुए और उसका बलाबल देखते हुए हम कुछ चीजों को इग्नोर करके और हम बस्ती पे आकर के और उनको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नस्य बस्ती के माध्यम से पंचकर्म करके। जी। जी। तो उसके लिए भी नियम है ना, आर्हता कौन है, मतलब किसको हम दे सकते हैं, किसको नहीं, आर्हता जी। अनार्हता ऐसा बताया ही है कि कृश है, दुर्बल है, वृद्ध है, उसको हमको नहीं देना है। सब बताया है ना अपने आयुर्वेद में, किसको वमन देना है, किसको विरेचन देना है, किसको बस्ती देना है, वमन सह सकता है कि नहीं सह सकता है, देखना है हमें। जी। और किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हैं प्लीज। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको क्या समझ आया इस टॉपिक पर? मोनाली मैम कुछ बोलना चाहेंगी? मोनाली मैम, आप भी स्टेरॉइड डिपेंडेंट है ना शायद? मोना मैम सुन पा रही हैं? शायद नहीं सुन पा रही हैं। वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सर हाँ जी, बोलिए। सर मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि मतलब कुछ कुछ डिसीज रहते हैं, मतलब उनमें कुछ सिम्टम ऐसे रहते हैं मतलब जो बहुत मतलब प्रोमिनेंट रहते हैं, मतलब होते ही हैं, मतलब तो मतलब ऐसा हम लोग मतलब कोरिलेट कर सकते हैं क्या, मतलब कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम अपने मतलब स्रोतसों के साथ जो इस डिसीज में हमेशा होते हैं या होते हैं, है ना, मतलब ऐसा। है ना, सब अगर आंखों में देखें तो वहां पे मज्जावस्थ स्रोतस की दृष्टि है, ब्लरी विजन है,
वहां पे चक्षु की इंद्रिय पे भी अटैक हुआ है, मन पे है तो मनोवस्त्रोतस, अगर किडनी रिलेटेड हुआ है तो किडनी के मूत्रवस्त्रोतस। हमें देखना ही है ना, वही तो हमारा चिकित्सा है, हमें देखना ही है और वो लिखते जाना है कौन कौन से स्त्रोतस। आप जब केस टेकिंग करते थे कॉलेजेस में, तो वो पूरा केस शीट है ही ना स्त्रोतस के हिसाब से। हाँ सर। तो हमें वो स्त्रोतस पे चिकित्सा करनी है, जो सिम्टम है उसकी चिकित्सा करते जाना है। जी, और बताइए। मैंने तो सिंपलीफाई करके बताया, आप लोग भी ऐसे सिंपलीफाई करके कोई भी बड़ा से बड़ा बीमारी ठीक कर सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम क्यूरेबल है, 100% क्यूरेबल है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक होता है आयुर्वेद से, केवल एलोपैथी से नहीं होता। जो एसीटीएच का है वो बोल रहे हैं कि इम्बैलेंस हुआ है, जो कॉर्टिसोल को नहीं रेगुलेट कर, हम नस से देते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा काम करने लगता है, नस से नासा ही शीर्ष द्वारा अच्छा होने लगता है। तो नस से क्या क्या होता है, सारे हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होते हैं, मेंसेस आने लगते हैं, मेंसेस का फायदा होता है, फिर उसके बाद में हेडेक ठीक होता है, और मनोरोग ठीक होते हैं, बहुत सारा चीज तो नस से ही कवर कर लेता है, फिर बस्ती कवर कर लेता है अपना, सब है हमारे में। पेशेंट को बोलना चाहिए कि 4 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा। तो धीरे 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 आम पाचन करना है, स्त्रोतोदुष्टि दूर करना है, और धात्वग्नि बढ़ाना है, और पोषण करना है। जहाँ पे बहुत ज्यादा अति संतर्पण हुआ है तो वहां पे अपतर्पण करना है, अपतर्पण हो गया है तो संतर्पण करना है, जहाँ पे बृहण हो गया है तो लंघन करना है, लंघन हो गया तो बृहण करना है। ऐसे ही अपने चिकित्सा सिद्धांत को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। हेलो सर। हाँ सर। सर एक पूछना था, मतलब चरक का डाउट थे, मतलब एक दो तीन सूत्र हाँ स्थान के। जी। सर मैंने मतलब मांस प्रदोषज रोग है ना, उसमें अलजी एक शब्द सुना था, अलजी। जी। उसके बारे में मतलब कुछ मीनिंग नहीं समझा मेरे को अलजी का। हाँ, और और तिल कालक एक था। हाँ, जो तिल तिल आ जाते हैं ना उसको तिल कालक बोलते हैं। अलजी एक मांस की ग्रंथि होती है। आप ये और ये सारे शब्द लिख दीजिए, मैं उसका अच्छे से आपको फोटो के साथ भेज दूंगा। और ये अरुणशिका सर। अरुणशिका तो मतलब डैंड्रफ। डैंड्रफ, मतलब मज्जा प्रदोषज रोग में देखा था मैंने। हाँ, अरुणशिका और दारुणक ऐसे बताया ना, तो एक डैंड्रफ होता है और एक स्काल्प सोरियासिस। लेकिन हाँ मैं सर। फोटो से आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। धन्यवाद सर। जी, हम एकदम उसको एलोपैथी के भाषा में बोलेंगे तो डैंड्रफ ऐसे नहीं समझ आएगा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में अलग नाम है, और हम उसको बोलेंगे फायर, तो वो अलग चीज होता है। आकाश को बोलेंगे कि वैक्यूम, तो ऐसे नहीं है, आकाश तत्व का अलग ही वैल्यू है, मतलब है। इसी तरह से मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको समझ आए अरुणशिका क्या है, अलर्जी क्या है। अगर जैसे कि एक चीज का बहुत सारा ये होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे रामचंद्र भगवान, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, रामचंद्र भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान। और यही कोई अंग्रेज है जिसको मालूम नहीं है, और वो बोलेंगे कि राम टेम्पल बन रहा है, उसको मालूम ही नहीं है, वो बोलेगा हाँ कोई तो राम है उसका बन रहा है। तो ऐसे ही हमारे संस्कृत वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे तेज महाभूत, आप महाभूत, पृथ्वी महाभूत, इसका बहुत अलग महत्व होता है। हम पृथ्वी महाभूत को अर्थ नहीं बोल सकते हैं, वो नाम नहीं है। ठीक है, अब आप लोग कुछ बताइए, कुछ बोलना है तो बोलिए। ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, राउंड मून फेस कैसा होता है, स्ट्रेच मार्क्स कुशिंग सिंड्रोम में होता है, बफेलो हम्प कैसा होता है, थिन आर्म्स एंड लेग्स, थिन स्किन बर्शिंग कैसा होता है। आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गया होगा, मैंने समझाने का कोशिश तो किया अपने तरफ से। बीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं, या एमवी महाजन सर, नेहा मैम, आशा मैम? नहीं, ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूं, अब हम 8:15 पे मिलेंगे। तब तक आप लोग नए नए पेशेंट देख लीजिए कुशिंग सिंड्रोम के, और हमें भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। हम इस टॉपिक पे बाद में और बात करेंगे, 2-3 महीने बाद फिर से बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम। अब 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू।